हेलो दोस्तों, स्वागत है कि इस क्लास में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह, जिससे रिलेटेड आपके हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। साइटोलॉजी कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या फिर जनसंख्या का अध्ययन। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। जीवाणुओं के अध्ययन की बात करें तो इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फसलों के अध्ययन को दोस्तों एग्रोनॉमी कहते हैं और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीबोम में, न्यूक्लियस में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? नहीं पूछा गया है यहाँ पर हमारे शरीर में इनमें से किसका निर्माण नहीं होता है। प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का या फिर विटामिन ए का। तो दोस्तों आपको बता दें विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स होता है। एड्स किसके द्वारा होता है दोस्तों? जीवाणुओं के द्वारा, फफूंद के द्वारा, कृमि के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा। आपको बता दें दोस्तों एड्स नामक बीमारी जो है ये आपका विषाणुओं के कारण होती है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एचआईवी नामक विषाणु के कारण आपका एड्स नामक रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा या फिर कंगारू। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में दोस्तों रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, जिनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है हमारे शरीर में। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इनकी मृत्यु दोस्तों प्लीहा में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन की बात करें तो दोस्तों ये आपका पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के या फिर वसा के। लार की बात करें तो दोस्तों लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपका स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है पीड़ानाशक उद्योगों के कर्मचारियों में, कपास उद्योगों के कर्मचारियों में, कागज उद्योगों के कर्मचारियों में या फिर सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। श्वेत फुसफुस रोग दोस्तों पाया जाता है सीमेंट उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारियों के अंदर। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की बात करें तो दोस्तों ये आपके गले में पाई जाती है और इसकी असामान्य वृद्धि का कारण होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि हो जाती है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ओजोन, जलवाष्प, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों करती है कार्बन डाइऑक्साइड। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो दोस्तों नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी मात्रा मापी जाती है? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की या फिर क्लोरीन की। दोस्तों ये मापी जाती है ऑक्सीजन की मात्रा। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नदी में जल प्रदूषण को निर्धारण करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। दोस्तों एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग दोस्तों किसके कारण होता है? विषाणुओं से, कवक से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। ये रोग होता है दोस्तों विषाणु के कारण। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन सी जो है इनमें से ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई के ये सब आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो दोस्तों अगर बात करें वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसको मापने की इकाई क्या होती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, इनमें से ये होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। टीन, तांबा, जस्ता या फिर उपर्युक्त सभी। इंसुलिन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका जस्ता नामक धातु उपस्थित होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़े पुष्प की बात करें तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो आपका रेफ्लेसिया है। ये आंसर आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन या फिर हीमोग्लोबिन। अरक्तता रोग की बात करें तो दोस्तों ये आपका हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। जो आपका रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी के कारण अरक्तता नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। सबसे छोटे पुष्प की बात हो रही है दोस्तों। संसार का सबसे छोटा पुष्प इनमें से कौन सा है, कमल, वुल्फिया, गुलाब या फिर रेफ्लेसिया। तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़े पक्षी की बात करें, सबसे बड़े जीवित पक्षी की, तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपका शुतुरमुर्ग है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल का संबंध डैश से है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध दोस्तों किससे होता है, वसा से, स्टार्च से, प्रोटीन से या फिर खनिज पदार्थ से। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसका संबंध आपका वसा से होता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। कोबाल्ट, लोहा, सोडियम या फिर कैल्शियम। एनीमिया नामक रोग की बात करें तो दोस्तों ये आपका लोहा यानी आयरन की कमी के कारण होने वाला रोग है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। निकेल के कारण होने वाले रोग की बात करें तो दोस्तों इनमें से जो त्वचा रोग है ये आपका निकेल के कारण होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारक क्या है। खसरा रोग के कारक की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोजोआ, कृमि, जीवाणु या फिर विषाणु। खसरा रोग का दोस्तों कारक होता है एक विषाणु। डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या पाई जाती है लगभग 300 के करीब। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक वयस्क के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को, परिशोधिका को, यकृत को या फिर अस्थि मज्जा को। आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, पेप्सिन है। पेप्सिन क्या होता है दोस्तों, विटामिन, खनिज, एंजाइम या फिर हार्मोन। पेप्सिन दोस्तों होता है एक आपका एंजाइम। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है ये आपका पेट में उपस्थित होता है, जो कि आपका भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, एंजाइम मूल रूप से क्या है, लिपिड, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो दोस्तों आपको बता दें, एंजाइम जो होते हैं ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो। अल्फा कीरेटिन दोस्तों क्या है, एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है, अंडों में उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित होता है या फिर त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा कीरेटिन की बात करें तो दोस्तों ये आपका बाल और नाखूनों में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो ये आपकी त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की बात करें तो दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पेनिसिलियम क्या है? कवक, जीवाणु, विषाणु या फिर शैवाल? पेनिसिलियम की बात करें तो दोस्तों ये आपका मृत जीवी वनस्पति होती है जो कि एक प्रकार का कवक है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक सदैव है। कवक दोस्तों सदैव क्या होते हैं? विविध पोषी, स्वपोषी, मृत पोषी या फिर परजीवी? कवक दोस्तों सदैव विविध पोषी होते हैं। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों दूध का दही के रूप में जमना लैक्टोबैसिलस नामक क्रिया के कारण होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके की बात करें तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने इसका विकास किया था। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था की बात करें तो दोस्तों इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हार्मोन जो शब्द है ये शब्द दिया गया था दोस्तों बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली डैश है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का क्या नाम है आपसे पूछा जा रहा है। इसका नाम दोस्तों ड्यूरामीटर है। सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? स्पाइनल कार्ड का, ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का या फिर वसाम्ल का? ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो दोस्तों इसके लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का प्रयोग करती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर धमनी। इसकी कार्यात्मक इकाई दोस्तों होती है नेफ्रॉन। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोगेटा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है? खसरा, चेचक, पोलियो या फिर टीबी? बीसीजी का टीका दोस्तों किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए बच्चों को दिया जाता है? सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों ये टीबी नामक रोग के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों बीसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर सकते हैं। बैसिलस कैलमेट गुएरिन इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गल्जी काय में या फिर उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, काफी संक्रामक रोग है ये। ग्लूकोमा रोग की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध होता है मनुष्य की आंख से। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? दोस्तों मानव नेत्र का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें कि रक्त नहीं होता है? रेटिना, कार्निया, आइरिस या फिर पुतली? आपको बता दें दोस्तों मानव नेत्र में जो कार्निया होता है इसमें रक्त नहीं होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यकृत को, प्लीहा को, किडनी को या फिर हृदय को? मानव शरीर का ब्लड बैंक दोस्तों कहते हैं प्लीहा को। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है? पौधों में दोस्तों क्लोरोफिल बनाने में मैग्नीशियम सहायक होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों फ्लाई ऐश का नाम आपने सुना होगा, ये एक प्रकार का वातावरणीय प्रदूषक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लाई ऐश क्या है, तो ये आपका वातावरणीय प्रदूषक है और दोस्तों ये उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द की बात करें तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो प्रकाश रासायनिक धुआं होता है उसी को दोस्तों ब्राउन एयर कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव दोस्तों आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम, इसका क्या अर्थ होता है? राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। निम्न में किसके प्रदूषण के कारण दोस्तों तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तेजाब वर्षा होती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी गैस जो है ये आपका वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? दोस्तों आपको बता दें ऑक्सीजन जो है ये आपका वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होती है, बाकी सब आपकी यहाँ पे वायुमंडलीय प्रदूषक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा की बात करें तो दोस्तों इसमें भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है ये कूटपाद के द्वारा होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हल्दी जो होता है इसमें खाने योग्य हिस्सा दोस्तों प्रकंद होता है, जिसको कि स्टेम कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान या फिर हुलॉग गिब्बन? एकमात्र कपी की बात करें तो दोस्तों भारत में पाया जाने वाला एकमात्र कपी आपका हुलॉग गिब्बन है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, लिटमस निम्न में से मिलता है? लिटमस दोस्तों कैसे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, कवक या फिर लाइकेन? लिटमस प्राप्त किया जाता है दोस्तों लाइकेन के द्वारा। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा जीव है? गेंडा, हाथी, ब्लू व्हेल या फिर दरियाई घोड़ा? सबसे बड़े जीव की बात करें तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जीव होता है ब्लू व्हेल। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा है? शेर, चीता, हाथी या फिर सर्प? सबसे तेज जीव की बात करें तो दोस्तों चीता जो होता है ये सबसे तेज जीव होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राइबोसोम की बात करें तो कोशिकाओं के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसके द्वारा होता है और दोस्तों इसकी खोज की थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? सबसे कम की बात हो रही है तो दोस्तों आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग में। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में दोस्तों किसका परमाणु होता है? ये होता है दोस्तों मैग्नीशियम का परमाणु। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है इनमें से जो कि आपका गैसीय रूप में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि एथिलीन जो है ये आपका पादप हार्मोन है जो कि आपका गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, समुद्र के किनारे की वनस्पति को कहा जाता है लवणोद्भिद वनस्पति। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो? इको मार्क का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। ये किन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, प्रोटीन समृद्ध हो, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो या फिर आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पदार्थ पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? घास का मैदान, झील, धान का खेत या फिर वन? तो दोस्तों इनमें से जो धान का खेत है ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, बाकी अन्य जो है दोस्तों ये आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो दोस्तों जो पौधे रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? दुग्ध प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों ये आपका रेनिन नामक एंजाइम के कारण पचता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट की बात करें तो दोस्तों ये पाया जाता है विटामिन B12 में। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है?
तो दोस्तों हमारे पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए इनमें से एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गाय दूध का रंग किसके कारण थोड़ा पीला होता है? गाय का जो दूध होता है उसका रंग दोस्तों थोड़ा पीला होता है, ये किसके कारण होता है? ये दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग की बात करें तो प्लेग नामक रोग जो है ये आपका वायु के माध्यम से फैलता है। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें मानव शरीर का तापमान कितना होता है तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। कोबरा, अजगर, क्रेट या फिर नाग? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजगर। अजगर आपका जहरीला नहीं होता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स इनमें से क्या है? फ्लाइंग फॉक्स की बात करें तो दोस्तों ये चमगादड़ को कहते हैं। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स ये चमगादड़ को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, गैम्बूसिया नामक एक फिश होती है दोस्तों, जिसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काकरोच सांस लेते हैं। काकरोच दोस्तों किसके कारण सांस लेते हैं? इनके शरीर में दोस्तों छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं और इसी से ये सांस लेते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। आलू में दोस्तों ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। ये किसकी कमी के कारण हो जाता है? तांबे की कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर पोटेशियम की कमी के कारण? तो दोस्तों ये हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर या फिर मकड़ी? कीट की बात करें तो दोस्तों कीट उनको कहते हैं जो अकशेरुकीय होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती और जिनमें पंख होता है। तो इनमें से दोस्तों मकड़ी जो है ये आपका कीट नहीं है, क्योंकि इसमें पंख नहीं होता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम की बात करें तो दोस्तों मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, टाइलिन और लाइपेज नामक एंजाइम ये आपके पाचक एंजाइम होते हैं, लेकिन गैस्ट्रीन जो होता है ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों इसमें से सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एलिसा जांच का नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों पहचान करती है एड्स रोग की। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा जांच की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। डेंगू नामक बुखार के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। ये किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? ये वायरस के कारण उत्पन्न होता है और ये दूसरे शरीर में पहुंचता है मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है, HIV क्या है? HIV की बात करें तो दोस्तों ये आपका एक प्रकार का विषाणु रोग होता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली की कौन सी विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मछलियों में क्या पाया जाता है जो कि उसको सांस लेने में सहायता करता है? मछलियों में दोस्तों गिल्स पाया जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल को इनमें से कौन प्रदूषित करता है? भूमिगत जल की बात करें तो दोस्तों इनमें से आर्सेनिक जो है ये आपका भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। सी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है? सबसे ज्यादा की बात करें तो दोस्तों इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर पूरे पौधे में? पौधों में दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिब्रेलिन क्या है? एक पादप वृद्धि हार्मोन है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये दोस्तों निकाले जाते हैं कवक से। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घस्थि में, तिल्ली में, अग्न्याशय में या फिर यकृत में? लसिका कोशिकाएं की बात करें तो दोस्तों ये आपका दीर्घ अस्थि में बनती है मानव शरीर के। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा रंग अधिकतम होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग होता है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में दोस्तों लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है दोस्तों भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मानव त्वचा का जो रंग होता है ये मेलानिन नामक वर्णन के द्वारा बनता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त की बात करें तो दोस्तों ये आपका एक संयोजी ऊतक होता है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया किसको प्रभावित करती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया की बात करें तो दोस्तों ये आपका हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करता है। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का जीवन अवधि इनमें से कौन सी है? WBC की दोस्तों जीवन अवधि की बात करें तो ये आपका 2 से 4 दिन की होती है। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में जो रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है वो 31 जोड़े होती है। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को स्त्रावित करता है? इंसुलिन दोस्तों ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ये स्त्रावित होता है दोस्तों अग्न्याशय यानी कि पैक्रियास के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।